Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine. This is Shubham Kumar Panchal, your science teacher from Gurukulam Public School. We had discussed about the chapter nutrition in plants and discuss about many topics. Today we will discuss about activity 1.2, saprotrophic nutrition, saprotrophs, symbiosis relationships, and how does plants take their nutrients other than making their food. Then we should start from activity 1.2. Let's start. एक्टिविटी 1.2 में आपको क्या करना है कि आप सभी जानते होंगे बच्चे, मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ। आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि जब आप खेलते हो तो आपको मशरूम देखी होगी। आपने क्या मशरूम क्या होता है, जिसको आपने वैसे ना देखा हो लेकिन मैं बता देता हूँ। आपने नॉर्मल लैंग्वेज में जिसको हम बोलते थे सांप की छतरी, क्या बोलते थे बच्चों? सांप की छतरी। तो वो सांप की छतरी आपने ज़रूर देखी होगी, तो उसी को हम मशरूम कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, एक फंगी होती है, एक तरह की फंगी होती है। तो उसके बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं। तो हम एक्टिविटी 1.2 स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 1.2 में आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ब्रेड का पीस लेना है। क्या लेना है? ब्रेड। सभी जानते हैं, खाते भी होंगे आप लोग। आपको एक ब्रेड लेना है और उस ब्रेड को गीला कर देना है पानी में। ठीक है, किस में गीला कर देना है बच्चों? पानी में। एक ब्रेड लेना है और ब्रेड को पानी में गीला कर देना है। ब्रेड को गीला करने के बाद उसको एक ऐसी जगह रख देना है जहां पर हल्की हल्की नमी हो। नमी मतलब हल्का हल्का ठंडक सा हो और थोड़ी गर्मी हो। मतलब जैसे बारिश के बाद मौसम से हो जाता है ना, उमस सी हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो ऐसी एक जगह पर उसको रख देना है। कितना? 2 से 3 दिन के लिए। और या कब तक रखे जाने लग रहा है? जब तक आपको उस पर कुछ धब्बे से दिखाई देने ना लग जाए, यानी उठे उठे से धब्बे हुए दिखाई देने ना लग जाए। ठीक है बच्चों। अब जब आप इन धब्बों को देखोगे तो आपको ये धब्बे जो है किस कलर के दिखाई देंगे? इससे, यानी व्हाइट से थोड़े कलर के। आपको व्हाइट ब्रेड होता है तो थोड़ा ब्रेड आपको ऐसे लगेगा कि ग्रीन से कलर के उस पर धब्बे हो गए हैं या ब्लैक से कलर के धब्बे हो गए हैं। ठीक है बच्चों। इन धब्बों को क्या करना है, इन पैचेस को क्या करना है, माइक्रोस्कोप में देखना है। किस में देखना है? माइक्रोस्कोप में या किसी मैग्नीफाइंग ग्लास में। मैग्नीफाइंग ग्लास का भी काम माइक्रोस्कोप का काम होता है कि वो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। और जो आप देखोगे उसको आपको नोटबुक में लिख लेना है। ये हुई आपकी एक्टिविटी की बात। अब मैं इसको समझाता हूँ। इसमें क्या है कि जब आपने ब्रेड को गीला करके रखा, तो ब्रेड को गीला करने के रखने के बाद उसके 2-3 दिन बाद उसमें धब्बे दिखाई देने लगे, थोड़े काले काले, थोड़े हरे हरे। ये धब्बे किस तरीके के होते हैं? ये कुछ एक रेसे की तरह होते हैं। किसकी तरह होता है? रेसे। जैसे रुई होती है ना, रुई हल्की हल्की, तो उस तरीके के ये धब्बे ब्रेड पर फैल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो धब्बे होते हैं या ये जो रेसे होते हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं? फंगी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? फंगी, यानी कवक के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में से? कवक। तो ये फंगी जो है उगाती है। ऐसी ये फंगी आपने किस पर देखी होगी? आपके घर में जब देखा होगा आपने, जिसको आप बोले तो फुई लग गई। क्या बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में? कि फुई लग गई है। जैसे घर में अचार होता है, आम का अचार होता है ना, तो उसमें लग जाती है। क्या कहते हैं? फुई लग गई इस पे। तो वो जो फुई होती है ना, जिसको आप फुई बोलते हो नॉर्मल भाषा में, वही उसे हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? फंगी बोलते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं बच्चों? फंगी बोल देते हैं। ये जो फंगी होते हैं, ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, यानी इनका न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कि आपने फंगी किस पर देखी है? ये फंगी देखी आपने ब्रेड पर। किस पे देखी बच्चों? ब्रेड पर। तो इन्हें अपना न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? ब्रेड से मिलेगा। किससे मिलेगा? ब्रेड से। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई चीज अपना भोजन किससे प्राप्त करती है? डेड एंड डिकेइंग मैटर से। डिकेइंग मतलब सड़ा गला, यानी जो खराब हो चुका है। और डेड आपको पता ही है, जो खत्म हो चुका है, मर चुका है। तो डेड और डिकेइंग मैटर से जो न्यूट्रिशन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, यानी मृत जीवी पोषण कहते हैं। क्या मतलब? कि जो खाना मरे हुए और सड़े गले चीजों से प्राप्त होता है, जो खाना सड़े हुए और मरे हुए जीवों से प्राप्त होता है, उसे सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन यानी मृत जीवी पोषण
कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस तरीके से खाना खाते हैं यानी सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन से खाना खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? सेप्रोट्रोफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सेप्रोट्रोफ्स कहते हैं यानी मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि दो चीज खराब हो जाती है तो उस पर कुछ फंगी लग जाती है यानी काई लग जाती है, या आप उसको फुई कह सकते हो, तो वो फुई लग जाती है। तो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन सड़े गले चीजों से प्राप्त करता है उसको हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे किसकी? मशरूम की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे बच्चों? मशरूम की बात कर रहे थे, यानी जिसको आप देसी भाषा में या वैसे नॉर्मल भाषा में क्या बोल देते हो? सांप की छतरी बोल देते हो। तो ये सांप की छतरी आपने ज्यादातर देखी होगी कहाँ? जैसे कोई पेड़ गिर गया है, वो गलने लगा है, तो उस गले हुए पेड़ पर ये उग गई, या कहीं पर गंदगी पड़ी है, जैसे गोबर पड़ा रहता है ना इकट्ठा हुआ, तो उस गोबर पे हो गई। ठीक है बच्चों, तो ऐसी जगह पर ये जो है पेड़, ये मशरूम उगता है। क्या उगता है? मशरूम उगता है, यानी सड़ी गली जगह पर जहाँ थोड़ी गंदगी सी होती है। तो जो जीव अपना भोजन, जो जीव अपना भोजन, क्या मैं बोल रहा हूँ कि जो जीव अपना भोजन सड़ी गली चीजों से प्राप्त करते हैं, जो जीव अपना भोजन सड़ी गली चीजों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम सेप्रोट्रोफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेप्रोट्रोफ कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सेप्रोट्रोफ्स कहते हैं। और जो इस तरीके का भोजन प्राप्त करते हैं वो सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहलाता है, यानी इस तरीके से भोजन खाना सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि ये तो ही आपकी एक्टिविटी 1.2 की बात कि सेप्रोट्रोफिक क्या होता है और सेप्रोट्रोफ्स क्या होते हैं। आगे लिखा है कि ये जो फंगी होती है ये पिकल्स यानी अचार, लेदर यानी चमड़े, क्लोथ्स यानी कपड़ों पर भी उग सकती है। कहाँ पर उग सकती है? पिकल्स यानी अचार, लेदर चमड़े पर, और क्लॉथ्स कपड़ों पर। यानी मैंने आपको बताया ना अभी घर में अचार होता है, आम का अचार, तो उस पर वाइट वाइट से धागे से हो जाते हैं, रुई सी लग जाती है, तो जब आप बोलते हो क्या कि इस पे मम्मी फुई लग गई है, अचार खराब हो गया है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? फंगी बोलते हैं। ठीक है, और जो भी आर्टिकल या कोई भी वस्तु जो आप एक ऐसी जगह छोड़ देते हो जहाँ पर गर्मी होती है और नमी होती है, ठीक है, जहाँ पर गर्मी होती है और नमी होती है, तो उन ऐसी वस्तुओं पर ये फंगी अपने आप उग जाती है। यार इन पर आपको ये वाइट वाइट धब्बे लगे देख सकते हो। कोई भी चीज आप जो कहाँ पर छोड़ देते हो, कहाँ पर? नमी और गर्मी वाली जगह पर। ठीक है, बरसात के मौसम में ये चीजें बहुत ज्यादा दिखाई देती है क्योंकि रेनी सीजन जो है कैसा होता है? रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में गर्मी भी होती है और नमी भी होती है, तो इसलिए बरसात के मौसम में ये फंगी बहुत ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं, फंगल स्पोर्स मतलब ये जो फंगी के बीजाणु होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? एयर में यानी वायु में उपस्थित होते हैं। कहाँ पर उपस्थित होते हैं बच्चों? वायु में उपस्थित रहते हैं। और जब ये किसी गर्म और गीली जगह पर गिर जाते हैं, जब ये किसी गर्म और गीली जगह पर उग जाते हैं तो वहां पर जर्मिनेट हो जाते हैं यानी उग जाते हैं, एंड ग्रो और बढ़ते हैं यानी अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं यानी फंगी के जो ये बीज होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? एयर यानी वायु में उपस्थित रहते हैं। यानी जो आपके पास आसपास एयर है उसी एयर में ये फंगल स्पोर्स यानी बीजाणु उपस्थित रहते हैं। और जब ये किसी गर्म और गीली जगह पर गिर जाते हैं तो वहीं पर ये उग जाते हैं और बढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी कोई गर्म और गीली जगह इन्हें मिलती है ये वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। समझे इतनी बात? उसके बाद हम बात करेंगे कि सिम्बायोसिस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सिम्बायोसिस यानी सहजीविता के बारे में बात करेंगे। सहजीविता क्या होती है कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कैसा एग्जांपल? कि मान लीजिएगा दो लोग एक घर में रहते हैं, एक को खाना बनाना आता है, एक को खाना बनाना नहीं आता। ठीक है, जिसको खाना बनाना आता है, ठीक है, उसको कोई दूसरा काम नहीं आता। मान लीजिए बर्तन धोने नहीं आते, ठीक है, बर्तन नहीं धोएगा तो खाना कैसे बनाएगा? ठीक है, और जो दूसरा है उसे बर्तन धोने आते हैं लेकिन खाना बनाना नहीं आता। अब वो खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो दोनों क्या करते हैं? आपस में फैसला करते हैं कि आप मुझे खाना बना के दो और मैं बर्तन मांज दूंगा या बर्तन साफ कर दूंगा। तो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे बच्चों? तो दोनों जब एक दूसरे की मदद करें, एक कह रहा है कि मैं तुझे खाना बना के दूंगा, तू बर्तन मान देना, ठीक है, ठीक है, तो दोनों आपस में एक दोस्ती निभा रहे हैं। इस तरीके की दोस्ती को क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस यानी सहजीविता कहते हैं। यानी जब दो लोग जीवित रहने के लिए
जब दो लोग जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं यानी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसको हम सिम्बायोसिस यानी सहजीविता कहते हैं। तो ये बात यहाँ पर लिखी है, सम ऑर्गेनिम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कुछ जीव एक साथ रहते हैं और आपस में क्या बांटते हैं, शेल्टर रहने की जगह और न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, यानी कुछ जीव एक साथ रहते हैं और रहने की जगह और पोषक तत्वों को आपस में बांटते हैं। तो दिस रिलेशनशिप, इस संबंध को क्या कहा जाता है, सिम्बायोसिस यानी सहजीविता कही जाती है, या इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी सहजीवी संबंध भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, यानी कुछ फंगी, कुछ कवक जो है पौधों की जड़ों में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, प्लांट्स क्या देते हैं फंगस को, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व देते हैं। एंड इन रिटर्न, और बदले में, द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, फंगस बदले में उन्हें क्या देता है, वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स देता है यानी पोषक तत्व देता है। ठीक है, तो कुछ फंगी जो होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, पौधों की जड़ों में रहते हैं। पौधे फंगस को खाना देते हैं और बदले में फंगस पौधों को क्या देता है, वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स देते हैं। जैसे कि क्या है, एक ऑर्गेनिम्स होता है जिसको क्या कहते हैं हम, लाइकेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लाइकेन कहते हैं। लाइकेन में क्या होता है, एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, यानी एक ऐसा पार्टनर होता है जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, विच इज एन एल्गा, क्या होता है, एक एल्गा, और एक फंगस होता है, लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं। कि एक ऑर्गेनिम्स होता है लाइकेन जिसमें दो जीव एक साथ रहते हैं, एक तो एल्गा और एक फंगस, क्या रहता है, एल्गा और फंगस एक साथ रहते हैं। ठीक है, फंगस जो है वो क्या देता है, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा, क्या क्या देता है फंगस एल्गा को, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल। एंड इन रिटर्न, और बदले में, द एल्गा प्रिपेयर्स फूड, प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड द फंगस, और बदले में एल्गा क्या करता है, खाना बनाता है और उसको फंगस को देता है। क्योंकि फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता, फंगस में क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, तो फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकता। लेकिन उसके पास क्या है, शेल्टर, रहने की जगह है, वाटर, पानी है उसके पास, और मिनरल, खनिज है। तो ये तीनों चीजें वो किसको दे देता है, एल्गा को दे देता है, और एल्गा क्या करता है, उसको खाना बनाकर देता है। यानी कहने की बात क्या है कि एक लाइकेंस नाम का ऑर्गेनिम्स होता है और उसमें दो ऑर्गेनिम्स एक साथ रहते हैं। क्या, एक तो एल्गा और एक फंगस। कौन कौन साथ रहता है, एल्गा और फंगस। एल्गा में क्लोरोफिल होता है, फंगस में नहीं होता, और आप जानते हो बिना क्लोरोफिल के खाना नहीं बनाया जा सकता, तो फंगस अपना खाना नहीं बना सकता, और एल्गा जो है वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो दोनों क्या करते हैं, आपस में दोस्ती कर लेते हैं। फंगस कहता है कि मैं तुम्हें रहने की जगह दूंगा, पानी दूंगा और मिनरल्स दूंगा, बदले में तुम मुझे खाना बना के दो। तो एल्गा मान जाता है कि ठीक है, मैं बदले में तुम्हें खाना बनाकर दूंगा, तो आपस में उनकी दोस्ती हो जाती है। तो ऐसी दोस्ती जिसमें दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं जीवित रहने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सिम्बायोसिस कहते हैं, या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। क्या होता है सिम्बायोसिस, जिस रिलेशनशिप में दो ऑर्गेनिम्स जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, उसको हम सिम्बायोसिस यानी सहजीवी कहते हैं। ठीक है, सहजीविता कहते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों इतनी बात आपके समझ में आई होगी। उससे आगे की बात करते हैं हम, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल, यानी मिट्टी में किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश, मतलब दोबारा भरना, किसी चीज को क्या करना, किसी चीज को दोबारा भरना। अब जनरली सी एक बात सामने आती है कि आपने देखा होगा कि जो गार्डनर्स होते हैं, यानी जो माली होते हैं या जो फार्मर्स, किसान होते हैं, वो अपने खेतों में या अपने पौधों में क्या, खाद मिलाते रहते हैं, फर्टिलाइजर मिलाते रहते हैं। अब वो फर्टिलाइजर क्यों मिलाते हैं, तो आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिएगा कि जब आप कोई चीज खाते रहोगे तो वो खत्म हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो जब वो खत्म हो जाएगी तो उसे दोबारा से बनाना पड़ेगा, फिर खाओगे तो फिर खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि मिट्टी जो होती है, यानी हमारी जो सोइल होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन जब उन न्यूट्रिएंट्स को यूज करते रहेंगे, यानी प्लांट्स उनका यूज करते रहेंगे, तो वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स तो अब भी चाहिए, तो इसलिए क्या करते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स अलग से मिलाए
जाते हैं। कैसे मिलाए जाते हैं? अलग से मिलाए जाते हैं। और अलग से उन्हें कौन मिलाते हैं? फार्मर्स मिलाते हैं। कैसे? उसमें फर्टिलाइजर डालकर। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आपने पढ़ा है, प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, यानी पौधे मिट्टी से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को सोख लेते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सोइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, जिससे उनकी मात्रा, डिक्लाइनिंग मतलब घटती रहती है। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर उर्वरक एंड मैन्योर्स खाद, फर्टिलाइजर क्या? उर्वरक और मैन्योर्स खाद, कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। यानी जो फर्टिलाइजर और मैन्योर होते हैं उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चे? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। These nutrients need to be added from द सोइल फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सोइल, यानी ये जो पोषक तत्व होते हैं समय समय पर मिट्टी में मिलाते जरूरी होते हैं। क्यों? जिससे मिट्टी भरी रहे। वी कैन वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, यानी हम पौधों को उगा सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं अगर हम पौधों की न्यूट्रिएंट्स की जरूरतों को पूरा करते रहें। तो मैंने आपको बोला कि किसान क्यों मिलाते हैं फर्टिलाइजर, क्यों मिलाते हैं? क्योंकि पौधे जो होते हैं वो मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स का यूज कर लेते हैं, और जब वो न्यूट्रिएंट्स का यूज करते रहते हैं तो खत्म होते रहते हैं, यानी घटते रहते हैं। तो जिससे वो पूरी तरह खत्म ना हो, तो इसलिए फार्मर्स जो होते हैं वो क्या मिलाते हैं? उनमें फर्टिलाइजर मिला देते हैं। क्यों मिला देते हैं फर्टिलाइजर? क्योंकि फर्टिलाइजर में क्या होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, जिससे न्यूट्रिएंट्स पौधों को मिलते रहते हैं। समझे इतनी बात बच्चों? उसके बाद क्या है कि यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सोइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। कि सामान्यतः क्या होती है? फसलें जो होती है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। और आपको पता ही है कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी है। कितनी है? लगभग 78%। लेकिन प्लांट्स डायरेक्टली इनका यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? प्लांट्स डायरेक्टली इस नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकते। जैसे प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, लेकिन नाइट्रोजन को नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन एक एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं होती, उसको सोल्यूबल फॉर्म में बदलना पड़ता है। और उसको सोल्यूबल फॉर्म में बदलने का काम करता है कौन? राइजोबियम। कौन काम करता है उसे सोल्यूबल फॉर्म में बदलने का? राइजोबियम उसे सोल्यूबल फॉर्म में बदलने का काम करता है। तो ये राइजोबियम क्या करता है कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको एक सोल्यूबल यानी घुलनशील रूप में बदल देता है। लेकिन राइजोबियम जो है अपना खाना नहीं बना सकता, तो ज्यादातर ये कहाँ पर रहता है? रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेगुम्स। ग्राम मीन्स चना, पीज मीन्स मटर, मूंग होता है बीन्स फली, और लेगुम्स मीन्स फलियां होती है। एंड प्रोवाइड डैम विद नाइट्रोजन, उन्हें क्या? नाइट्रोजन देता है। यानी आपने पढ़ा कि पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। प्रोटीन बनाने के लिए पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, और जो मिट्टी में नाइट्रोजन होती है वो समाप्त होती रहती है। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन पौधे उसका डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक अनसोल्यूबल फॉर्म में होती है, और उसको सोल्यूबल फॉर्म में यानी घुलनशील रूप में बदलता है कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको एक सोल्यूबल फॉर्म में बदल देता है। क्या करता है? उसको एक सोल्यूबल फॉर्म में बदल देता है। उसके बाद प्लांट्स उसका यूज कर लेते हैं, लेकिन बदले में राइजोबियम को भी तो कुछ चाहिए। राइजोबियम बोलता है कि मुझे खाना बनाने ही नहीं आता, मैं तुम्हें नाइट्रोजन दूंगा, तुम मुझे खाना दो और रहने की जगह दो। तुम मुझे खाना दो, रहने की जगह दो। तो इसलिए राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो कहाँ पर रहता है? ग्राम, पीज, मूंग्स, बीन्स और अन्य लेगुम्स प्लांट्स की जड़ों में रहता है। वो इन प्लांट्स को नाइट्रोजन देता है, और ये प्लांट राइजोबियम को क्या देती है? खाना और रहने की जगह देती है। लिखा है ना, इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, यानी बदले में पौधे
रहने, फूड भोजन और शेल्टर रहने की जगह देते हैं किसे, बैक्टीरिया को। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसलिए उनके बीच में क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी सहजीवी संबंध है। क्या है बच्चों, सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी आपके। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फॉर्मर्स। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि ज्यादातर प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रोफ्स यानी अपना खाना खुद से बनाते हैं। सिर्फ कुछ ही प्लांट ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक यानी दूसरों पर डिपेंड होते हैं, या सेप्रोट्रोफिक यानी मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मरे हुए जीवों से। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिम्स यानी अन्य प्राणियों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स, ह्यूमंस भी क्या होते हैं, हेट्रोट्रोप्स होते हैं। क्या होते हैं, सारे एनिमल्स और ह्यूमंस हेट्रोट्रोप्स होते हैं। क्यों, सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए प्लांट और एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आपके कि इस चैप्टर में आपने किस किस के बारे में पढ़ा। ऑटोट्रोफ्स यानी ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। पैरासिटिक जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, और जिस पर डिपेंड रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। सेप्रोट्रोफिक, सेप्रोट्रोफ कौन होते हैं, जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हीट्रोट्रोफ जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। समझे बच्चों, तो ये जो आपका चैप्टर है ये यहीं पर समाप्त होता है। अगर कोई भी चैप्टर से रिलेटेड डाउट आपको है तो आप मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, मुझे मैसेज कीजिएगा और मैं आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। समझ में आए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा वीडियो को देखने की और अच्छे से समझने की। कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर दी गई है और ये दिया गया है व्हाट यू हैव लर्न, जिसमें मेन पॉइंट जो है वो प्लांट के बताए, तो इस लेसन के सॉरी बताए गए हैं। तो इन मेन पॉइंट्स को देखिएगा आप, और इन मेन पॉइंट्स में जितने भी ये पॉइंट्स हैं इन मेन पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो जो चैप्टर में डिटेल्ड में बताया गया उसको शॉर्ट टर्म्स में करके इन पॉइंट्स में क्लियर कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ समझिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू एवरीवन।